तो दोस्तों मैं हूं वैभव शर्मा और आज हम नर्चर क्लासेस का ये 55 लेक्चर देखेंगे जिसमें हम ज्योग्राफी बेस्ड एमसीक्यू जो हमारे वेरियस स्टेट पीसीएस यूपीएससी और आपके एसएससी जैसे और भी एग्जाम है जो उनके लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी जो टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है उस पर आप जाइए। वहाँ पे आपको ये ज्योग्राफी के जितने भी सीरीज में अभी तक वीडियो आए हैं उनकी आपको लेक्चर भी पीडीएफ मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे जो पॉलिटी का एक 5 क्वेश्चन का एमसीक्यूज का चल रहा है वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है हमारे इस वीडियो लेक्चर का। पहला क्वेश्चन है द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ओरिजिनली पार्ट ऑफ द ह्यूज मास कॉल्ड। मतलब कह रहा है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप कह रहा है कि ओरिजिनली पार्ट ऑफ ह्यूज मास ऑफ कौन सा ह्यूज मास टूट के आया था जिसका ओरिजिनली भारतीय उपमहाद्वीप था। तो 4 ऑप्शन दिए रखे हैं, इंडियन, आर्यावर्त और अंगारालैंड, और तीसरा दे रखा है, चौथा दे रखा है गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए, समझ लेते हैं हम क्या है। देखो, अगर समझा जाए तो ये था पूरा अर्थ। अर्थ में जो ये वाला जो पानी वाला पार्ट था इसे बोलते थे पैंथालासा। क्या बोलते थे? पैंथालासा। ये अर्थ। और ये जो आइलैंड लैंड जो पूरा लैंड था और इस जो लैंड जोन था इसको बोलते थे पैंजिया। पैंजिया। कुछ फोर्सेस के कारण जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है और कुछ अंदर से अर्थ के अंदर से कन्वेक्शनल फोर्सेस संवहन जो फोर्सेस लगे वो थे, और कुछ रोटेशनल स्पीड थी। इसकी वजह से क्या हुआ, इनमें क्रैक पड़ गया। वो जो बड़ी सी रॉक था उसके बीच में क्रैक पड़ गया। अब क्रैक पड़ने से ऊपर वाला पार्ट बन गया लॉरेशिया, नीचे वाला बन गया गोंडवाना लैंड। ये फर्दर फिर डिवाइड हो गया, इनका मूवमेंट हुआ। इन्हीं फोर्सेस के कारण कई सालों अरबों सालों बाद क्या हुआ, लाखों सालों बाद इनमें मूवमेंट हुआ। तो लॉरेशिया जो मूव करके ऊपर चला गया और गोंडवाना लैंड यहाँ पे रह गया। इसके बाद फिर फर्दर क्या हुआ, इनमें कुछ मूवमेंट हुए ग्रेविटेशनल फोर्स इन सब की वजह से, और फिर ये वाला जो पार्ट टूट के ये इधर पार्ट चला गया और कुछ इधर आइलैंड चैन बची इधर, जैसे नीचे गोंडवाना लैंड में ये वाला पार्ट टूट के इधर चला गया। और गोंडवाना लैंड का जैसे अफ्रीका वाला पार्ट बचा वहां से जैसे इंडियन प्लेट यहाँ से टूट गए, अब ऊपर चला गया, इससे सट गया जाके। तो ये ऐसे था ये पूरा फर्दर इसका। अब बाकी हम देख लेते हैं क्या। अब जब गोंडवाना लैंड बन गया तो ये वाला पार्ट ये अफ्रीका का था, और अफ्रीका से टूट के इधर साउथ अमेरिका चला गया। साउथ अमेरिका से यहाँ से एक मोजाम्बिक चैनल, ये मोजाम्बिक कंट्री यहाँ से टूट के मोजाम्बिक आइलैंड बन गया। यहीं से एक पार्ट टूटा नीचे वाला पेनिनसुलर इंडिया, और ऊपर आपका पूरा लॉरेशिया था जो एशिया बन चुका था, अब इधर नॉर्थ अमेरिका चला गया था। तो जब ये ऊपर गया तो ये ऐसे फ्लोट करने लगा। ये गुंडवाना इंडिया का जो पेनिनसुलर रीजन है ये। अब ये ऊपर था क्या, आपका यूरेशिया। ठीक है, और यूरेशिया था। और यूरेशिया और जो इंडियन प्लेट के बीच टेक्टोनिक प्लेट थी इनके बीच में एक सागर था जिसे बोलते थे टेथिस सागर। टेथिस सी था। अब टेथिस सी में क्या था, जितनी भी नदियां आती थी वो अपना सारा सिल्ट यहाँ पे गिरा देती थी। तो जैसे ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से मिली तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ऐसे करके ज्वाइंट हो गई जाके। और ये किसका पार्ट थी इंडियन ये प्लेट, ये थी गोंडवाना लैंड का पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हुआ तो यहाँ पे हिमालयन माउंटेन जो स्लस था नीचे नदियों द्वारा लाया गया तब ऊपर उठ गया, तो यहाँ पे हिमालयन माउंटेन रेंज का फॉर्मेशन भी हो गया। ठीक है, तो हमारा जो इंडिया का ओरिजिनल पार्ट है वो कहाँ कौन सा ह्यूज मास है, वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ठीक है, तो आंसर हमारा गोंडवाना लैंड है। अंगारा लैंड की बात करें तो सीरिया को ही, जो सीरिया है, सीरिया को पहले क्या कहते हैं, अंगारा लैंड कहते थे। मतलब एंशियंट टाइम में इसको अंगारा लैंड कहा जाता था सीरिया को। तो अब इसको सीरिया कहा जाता था, पहले अंगारा लैंड अंगारिडा कहा जाता था। ठीक है, आर्यावर्त की बात करें तो आर्यावर्त क्या है, आर्यावर्त जो सेंट्रल एशिया से जो भी ट्राइब्स आए थे समथिंग उनके नाम पे ये आर्यावर्त। तो नॉर्थ इंडियन सब कॉन्टिनेंट को आर्यावर्त से नाम से माना गया। ठीक है, तो चलिए आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे एक ये है कि बताइए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्री आती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हमने ये देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ इज द ऑवलेट स्फेरॉइड एंड नॉट ए परफेक्ट स्फेयर। मतलब कह रहा है कि जो अर्थ है हमारी कुछ इस शेप में है।
मतलब परफेक्ट एक सर्कल ना हो, एक स्पेयर ना हो के कुछ पोल्स पे कैसी है, पोल्स पे चपटी है, फ्लैट है। कहाँ पे? पोल्स पे। तो ऐसा कह रहा, तो इसका कारण क्या है जिसकी वजह से ही पोल्स पे चपटी है? तो पहला कारण बता रहा है कि द अर्थ हैज रोटेशनल मोशन, अर्थ है अपनी एक्सिस पे घूर्णन करती है, एंड द रोटेशनल स्पीड इंक्रीज, और इसकी जो रोटेशनल स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है जैसे जैसे आप पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं। मतलब ये हमारी अर्थ है, ये पोल्स है, ये इक्वेटर है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अब जैसे ही पोल रोटेशनल स्पीड ऐसे है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, जैसे ही रोटेशनल स्पीड इसकी बढ़ती चली जाती है जैसे ये पोल से इक्वेटर की तरफ आता है। पहला रीजन तो ये दे दिया। दूसरा दे दिया, इक्वेटर एक्सपीरियंस ग्रेटर ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम द सन, सन से ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल मतलब यहाँ पे एक्सपीरियंस करता है सन। ठीक है, तीसरा कह दिया सन से अर्थ। और तीसरा कह दिया द इंटेंसिटी ऑफ द सनलाइट, सनलाइट जो सबसे ज्यादा सनलाइट्स पड़ती हैं रिसीव एट द इक्वेटर इज ग्रेटर देन द पोल्स। ये कह रही है कि पोल्स की अपेक्षा वहां पे जो इंटेंसिटी जो लाइट है वो सबसे ज्यादा आपकी इक्वेटर पे देखने को मिलती है। तीन रीजन दे दिए हैं। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। तो करेक्ट ऑप्शन बताना हमें भैया, करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? तो देखिए, वन, वन टू थ्री एंड ऑल ऑफ द। चलिए देखते हैं। फिलहाल तो क्या होता है देखो, अर्थ की स्पीड कैसी होती है? वेस्ट टू ईस्ट। और जो मोशन करती है उस मोशन का नाम क्या होता है? रोटेशन। रिवॉल्यूशन अर्थ सन के चारों तरफ करती है तो उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन, एक निश्चित पाथ पे करती है। ठीक है, तो रोटेशन जब करती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या होता है? पोल्स पे फ्लैटेड होने का क्या क्या कि स्पीड यहाँ पे बीच में मिड में स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है रोटेशनल स्पीड इसकी। तो पहला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया, कारण बन गया। दूसरा कह रहा है देखो, अब अर्थ हमारी कैसी है? ऐसे ही तो यहाँ पे जो पोल्स पे ग्रेविटेशनल फील्ड पड़ता है वो ज्यादा होता है, खिंचाव ज्यादा पड़ता है यहाँ पे। कहाँ पे? इक्वेटर पे ज्यादा मिलेगा पोल्स के अपेक्षा। तो ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी होगा। और तीसरा हो गया इंटेंसिटी ऑफ द, देखो सन सन से जितनी भी आएंगी ऐसे रेज पड़ेंगे। अब पोल्स पे फ्लैट होने के कारण क्या होती है? ऊपर से निकल जाती है, बहुत ही टिल्टेड पड़ पाती हैं, तो बहुत ही कम रेज पड़ती है, इसीलिए वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सनलाइट बहुत कम रिसीव होता है पोल्स पे रहता है। इक्वेटर, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए वहां पे जो इक्वेटर का ट्रॉपिकल जोन होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जोन होता है, ये इक्वेटोरियल जोन होता है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा सन की जो मूवमेंट होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में देखने को मिलेगी, मतलब कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में। तो आपका तीसरा भी सही हो गया, तो ऑप्शन आपका क्या बनेगा? ऑप्शन आपका बनेगा डी ऑप्शन। अब बाकी हम देख लें, देखो जब आप पोल्स पे होगे तो पोल पे क्या होती है? पोल पे आपको मैक्सिमम वेट आपको देखने को मिलेगा, आपका वेट बढ़ जाएगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ जाता है, पोल्स पे ज्यादा होता है इक्वेटर के अपेक्षा। तो पोल्स पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो ग्रेटर देन होता है इक्वेटर के ग्रेविटेशनल फील्ड से। ये याद रखना है, इस पे एक स्टेटमेंट बन सकता है, क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये, तो आपको मास को लेके जहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा होगा वहां पे आपका मास ज्यादा होगा। ठीक है। हम्म। और यहाँ पे पोल्स के कंपेयर में ये जिसकी देखो सेंटर से डिस्टेंस कम होती है, देखो अर्थ कैसी है? अर्थ की अगर शेप बनाए, देखो परफेक्ट नहीं है, स्पेरिकल। फिलहाल देखो एक समझाने के लिए, ये आपके नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, और ये आपके बीच में इक्वेटर है। अब देखिए इक्वेटर से इसकी डिस्टेंस ज्यादा है और यहाँ से इसकी सेंटर की डिस्टेंस, ये क्या है? ये अर्थ का सेंटर है। अब सेंटर से पोल्स की डिस्टेंस कम है और इक्वेटर की ज्यादा है, तो इक्वेटर की ज्यादा होने के कारण यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड भी कम होगा, तो जहाँ यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा होगा मतलब फोर्स ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे इसलिए क्या है? वेट जहाँ पे ज्यादा है तो मैक्सिमम वेट हो जाएगा पोल्स पे, और रेदर देन किसके? आपके इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे आपका वेट कम होता है और पोल्स पे ज्यादा होता है, क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और बाकी ये देख लो, ग्रेविटेशन मिनिमम है यहाँ पे मैक्सिमम है, ये हमने देख लिया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द माउथ ऑफ वोल्केनो इन इज नोन एज, देखो वोल्केनो का मतलब है ज्वालामुखी। तो कह रहा है द माउथ ऑफ वोल्केनो इज नोन एज, वोल्केनो क्या होती है? जैसे ये माउंटेन है, ये इसके न, एक मैग्मा चैम्बर है। अब इस मैग्मा चेम्बर से पतली पाइप के थ्रू
ये क्या होती है, ये मैग्मा ऊपर जाती है, जैसे ही ऊपर जाती है एक भयंकर विस्फोट होता है, और ये वाला जो क्षेत्र ये दिख रहा है ये एकदम उड़ जाता है ऊपर से। अब ये बड़ा सा डिप्रेशन बन जाता है यहाँ पे, डिप्रेशन देखने को मिलता है, एक बड़ा सा गड्ढा सा बन जाता है, देखो ये बड़ा सा गड्ढा सा बन गया। ये इसी को कहते हैं वोल्केनो माउथ। इसको क्या कहते हैं, वोल्केनो माउथ। ठीक है। जब बड़ा सा गड्ढा बन जाता है तो ये क्या होती है, ये पाइप होती है। अब यहाँ से वोल्केनो बाहर आती है। अब जब बाहर आती है तो वो लावा, जब ये मैग्मा बाहर आता है तो उसको कहते हैं लावा। और फिर ये बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस आती हैं, वाटर वेपर्स आती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस, बहुत सारी गैसेस आती हैं, निकलती हैं इसके थ्रू, और जो एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इस डिप्रेशन को क्या बोलते हैं, ये जो बिग डिप्रेशन होता है, इस डिप्रेशन को ही बोलते हैं क्रेटर। और इस क्रेटर को क्या, जब इसका साइज बहुत बड़ा होता है, जब इस डिप्रेशन का साइज बहुत लार्ज साइज होता है, कितना लार्ज साइज होता है, जैसे ये लार्ज साइज होता है, तो इसका नाम दे दिया जाता है कैल्डेरा। कैल्डेरा। और इस कैल्डेरा में अगर पानी भर जाता है, जब बारिश होती है, फिर इसमें अगर वाटर भर जाए, पानी भर जाता है, तो इसको कैल्डेरा लेक घोषित कर देते हैं, बोल देते हैं कैल्डेरा लेक है ये। ठीक है। तो उसको क्रेटर कहते हैं, विस्फोट होता है तो ऊपर का ये इसका जो कैप होता है वो उड़ जाता है। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। कोन, कोन क्या है, ये जो वोल्केनो का एक टाइप होता है कोन। पाइप आपने देख लिया, ये पाइप है। ग्लेशियर्स आपके पोल्स की तरफ आपको मिलेंगे, या इक्वेटर्स के जो भी हैं वहां पे आपको ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए ये है, इंडिया में कौन कौन से ग्लेशियर हैं उनके नाम बताने हैं। इंडिया में कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं उनके नाम बताने हैं आपको। और एक यहाँ पे आपके लिए काम है कि वोल्केनो, तो कितने टाइप की वोल्केनो है और कौन सी सबसे वोल्केनो बड़ी होती है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी सेपरेशन। देखो क्या होता है, जब हम अर्थ के इनसाइड द अर्थ, जब अर्थ के नीचे जाते हैं, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, देखो हम तो नहीं जा सकते हैं, कोई मतलब अभी इतनी बड़ी अभी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि हम लोग अर्थ के नीचे इंसान जा सके। तो यहाँ पे क्या होता है, अर्थ के नीचे कौन जाता है, अर्थ के नीचे हम जो रेज होती हैं उनके द्वारा हम पता करते हैं। अब जैसे रेज भेजी अर्थ के अंदर, तो क्या होता है यहाँ पे, जैसी रे जैसे एक चलती रही, जैसे ही क्या होता है, डेंसिटी चेंज हुई। अब डेंसिटी चेंज हुई तो उसके बिहेवियर में भी चेंज देखने को मिला। तो जब डेंसिटी चेंज हुई तो हमने कह दिया कि पहले एक कोई एक जोन ये था, और जैसी डेंसिटी चेंज हुई तो हमने कह दिया ये दूसरा जोन स्टार्ट हो गया। तो जो दोनों जोन के बीच की जो एरिया होता है, सेपरेट करता है दोनों जोन को, उसी को डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे देखेंगे अर्थ की डिसकंटिन्यूटी। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे अर्थ को कितने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा। ऊपर वाला पार्ट जो होता है, ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है 0 से 30 किलोमीटर तक होता है, और इसको कहते हैं क्रस्ट। और क्रस्ट भी आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, अपर क्रस्ट क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। मतलब अपर क्रस्ट में आपकी जो लैंड एरिया माउंटेन्स ये आता है, लोअर क्रस्ट में आपका ओशन ओशन का ये सारा आ जाता है। तो क्रस्ट की भी, क्रस्ट में जब आप जाएंगे तो क्रस्ट को डिसकंटिन्यूटी का अपर और लोअर क्रस्ट के बीच के भाग जो डिसकंटिन्यूटी क्षेत्र को क्या कहते हैं, उसको कॉनरॉड कहते हैं, ये याद रखना। ठीक है। कॉनरॉड कहते हैं। अब जैसे ही आप नीचे वाले में जाएंगे तो 30 किलोमीटर से लेके आपका 2900 किलोमीटर तक आपका मिलेगा कौन सा, ये वाला जो ऑरेंज जो येलो कलर वाला है, इसको कहते हैं क्या, मेंटल। मेंटल। ये तीन पार्ट्स में डिवाइड है आपकी अर्थ को नीचे, अर्थ के पार्ट्स को अगर अर्थ को काटे, एक अर्थ का ये समझो एक पीस है। ठीक है। काट के निकाला गया अंदर से। तो मेंटल भी, ऊपर वाली आपकी जो है वो अपर मेंटल कहलाती है, नीचे वाली लोअर मेंटल कहलाती है। अपर मेंट, जैसे ही आप क्रस्ट से, लोअर क्रस्ट से आप अपर क्रस्ट में जाएंगे तो एक डिस्कंटिन्यूटी क्षेत्र मिलेगा, और इस डिस्कंटिन्यूटी क्षेत्र को क्या कहते हैं, मोहरोविक डिस्कंटिन्यूटी क्षेत्र। ठीक है। और जैसे ही आप अपर मेंटल से लोअर मेंटल के बीच में जाएंगे तो आपको रैपिड डिस्कंटिन्यूटी क्षेत्र मिलेगा। और फिर आप जैसे लोअर मेंटल से आप अपर आउटर कोर, अब ये वाला पार्ट आपका 6000 समथिंग कुछ 39 किलोमीटर तक कुछ है, तो यहां तक आपको ये मिलेगी कोर, जिसमें आपकी ये वाली आउटर कोर है और ये वाली इनर कोर है। और आउटर कोर इनर कोर
जब तो लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच के क्षेत्र को गुटेनबर्ग कहते हैं, और यही हमसे पूछा गया था। और जैसे ही आप आउटर कोर और इनर कोर के बीच के क्षेत्र को देखें तो उसको उस डिस्कंटिन्यूटी क्षेत्र को क्या कहते हैं, लेम्बर्ग डिस्कंटिन्यूटी क्षेत्र। तो यहाँ से आपको क्या पूछा गया था, गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी कहाँ पे मिलेगी, तो वो आपको मिलेगी कहाँ पे, लोअर मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में। आंसर आपका ये हो गया। जैसे क्रस्ट फ्रॉम अपर मेंटल, क्रस्ट अपर मेंटल के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, मोह मोहरोविक। और जैसे अपर मेंटल फ्रॉम लोअर मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के क्षेत्र को क्या कहते हैं, रैपिटी, रैपिटी। और आउटर कोर फ्रॉम द इनर कोर, आउटर कोर इनर कोर के बीच है लेहमैन। ठीक है, तो ये डिस्कंटिन्यूटी क्षेत्र है। अब इनको ऑर्डर में भी पूछ सकता है, अपर टू लोअर कह सकता है, क्रस्ट टू लोअर, क्रस्ट टू लोअर, क्रस्ट टू कोर जाने पर ऑर्डर में बताइए कौन कौन से आपको डिस्कंटिन्यूटी क्षेत्र मिलते हैं। तो ये आपको ऐसे एक ये मैप फिगर बनाइए और उस पे आप देखिए, रिवाइज कीजिए। अब इनका कुछ शॉर्ट ट्रिक होगी, उसको देख लीजिए कैसे। कॉनरॉड पड़ेगा, फिर मॉर्विक पड़ेगा, फिर रैपिटी पड़ेगा, गुटेनबर्ग आता है, इसके बाद लेमैन आता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डज द टर्म सियाल रिफर्स टू। सियाल क्या है, सियाल। और सेम क्वेश्चन इसी से लगा है, निफे। तो दो ये सवाल हैं, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये। तो यहाँ पे सियाल और निफे के बारे में पूछा क्या है, चलिए देखते हैं। सियाल के बारे में कह रहा है कि अर्थ सरफेस लेयर है, द कोर पार्ट ऑफ द अर्थ है, एंड द ओशन बॉटम रॉक्स है, ये रॉक विच इज रिच इन कैल्शियम है। निफे क्या कह रहा है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है, एंड द इंटरमीडिएट लेयर ऑफ द अर्थ है, नन ऑफ द अबव। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए देखते हैं हम इसका क्या आंसर है। देखो सियाल क्या है, सियाल, सीमा और निफे, तीनों की बात करें तो ये क्या है, कंपोजिशन होते हैं आप किसके, मिनरल्स के, जो आपके रॉक में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये तीनों के तीनों अगर देखें तो कंपोजिशन होते हैं, किस चीज का, कंपोजिशन होते हैं, किस चीज का कंपोजिशन होते हैं, कंपोजिशन ऑफ द रॉक, जो रिच होते हैं किसमें। जैसे सियाल की बात करें तो वो किसका, सिलिका और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम रिच हो गए। ये आपको काम आए, ये आपके कहाँ पाए जाएंगे, ये अपर क्रस्ट में पाए जाते हैं, अपर लेयर ऑफ द अर्थ में। मतलब ये आपको क्रस्ट में देखने को मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, क्रस्ट में देखने को मिलेंगे, वो भी आपकी लैंड वाली क्रस्ट। ठीक है, और दूसरी बात करें हम, जैसे ये तो था आपका कौन सा, सियाल का, सियाल। दूसरी बात करें सीमा, सीमा में आपका आ जाता है सिलिका और मैग्नीशियम। तो सिलिका मैग्नीशियम ये ओशियनिक क्रस्ट का पार्ट हो जाएंगे, तो बेसाल्ट में जब मिलते हैं, और इनको ओशियनिक लेयर भी कहते हैं। ये भी क्रस्ट का पार्ट है, ओशियनिक लेयर मिलते हैं, और ये भी एक क्रस्ट का पार्ट है, आपके क्रस्ट में ही मिलते हैं, लेकिन ये ओशियन में मिलते हैं आपको। ठीक है, बसॉल्ट जो चट्टाने होते हैं। तो सीमा लेयर से इसको कई नाम से बसॉल्ट क्रस्ट भी कह देते हैं, ओशियनिक लेयर भी कह देते हैं, बहुत सारे नाम मिलते हैं। भाई निफे की बात की जाए तो निफे, निफे क्या है, निफे आपके कोर पार्ट में पाया जाता है, जिसमें नी से मतलब है आपका निकेल मिनरल, और ये एफ का मतलब फेरस, जो आपका आयरन है। तो ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके कोर वाले पार्ट में पाए जाते हैं, कोर में, जैसे इनर लेयर ऑफ द, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द पार्ट कहते हैं निफे में। तो ये आपने देख लिया। और अभी हमने क्या था, अभी हमने एक पीछे एक मैप देखा था, ये वाला मैप देखा, तो ऊपर वाले को देखें, अपर लेयर कहते हैं, अपर लेयर। और नीचे वाले को, जो मिड वाला है, मेंटल वाला पार्ट, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। और नीचे वाले को कहते हैं इनर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो पहला आंसर क्या होगा, सियाल, सियाल कहाँ पाया जाता है, क्रस्ट में ऊपर पाया जाता है, तो अर्थ सरफेस लेयर, यही हमारा आंसर बन जाएगा। अर्थ कोर पार्ट ऑफ द अर्थ, ये तो कोर आ जाएगी ना इसमें, तो ये कहाँ से हो जाएगा, ये इसमें आपको कौन से मिलेगा, इसमें आपको निफे मिलेगा, निफे मिलेगा। ठीक है, ओशियन बॉटम रॉक्स, बेसॉल्ट रॉक्स भी होते हैं, इसमें सीमा मिलेगा। ठीक है, बेसॉल्ट रॉक होते हैं, और इसे बेसॉल्ट रॉक्स ये सब कहते हैं। रॉक विच इज रिच इन कैल्शियम, अब कैल्शियम से रॉक होती हैं जो, तो ये तो आपकी कहाँ मिलेंगी, ये आपकी क्रस्ट पे मिलेंगी। ठीक है, निफे की बात करें, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, यही पार्ट था हमारा, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है, सबसे नीचे वाली, ये हमने पार्ट डिवाइड किए थे।
ऊपर क्रस्ट मेंटल, इसके बाद आपकी कोर पाई जाती है, तो इनर मोस्ट लेयर होती है। और आउटर मोस्ट लेयर नहीं, ये आपकी क्या हो जाएगी, क्रस्ट हो जाएगी, इंटरमीडिएट मेंटल हो जाएगी। तो आंसर आपका क्या बनेगा, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। तो चलिए, समझ में आया होगा इसको। और बाकी इनके डिसकंटिन्यूटी जो जोन है उनको देख लेना। तो ये वाला जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा मतलब एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। आपकी एक रॉक्स वाला भी है, बेसॉल्ट, इग्नियस, ये सारी रॉक्स हैं आपकी, उनको देख लेना एक बार। फिर आगे उन पे क्वेश्चन आते रहेंगे तो हम देखेंगे उन पे। अब हम बात करते हैं आइसोसेसिमल लाइंस की। आइसोसेसिमल लाइंस की बात की जाए तो कौन सी हैं, जो ज्वाइंट प्लेसेस, तो कौन कौन से प्लेसेस को ज्वाइन करती हैं, तो उसके बारे में बात करनी है, उनको आइसोसेसिमल लाइन कहते हैं। तो देखिए, पहला कह रहा है एक्सपीरियंसिंग नो अर्थक्वेक, जहां अर्थक्वेक नहीं होता, भूकंप नहीं होता, तो वहां पे क्या होता, आपको आइसोसेसिमल लाइंस देखने को मिलती हैं। सही है। दूसरा है एक्सपीरियंसिंग द एक्सपीरियंसिंग द सेम इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, जहां मतलब ऐसी जगह एक्सपीरियंस करना जहां पे सेम इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक को, अर्थक्वेक का जो भूकंप आ रहा है, तो उन बिंदुओं को कह रहा है कि उन बिंदुओं को मिला दो, और उन बिंदुओं को मिला के एक लाइन बनती है, तो उसको ही हम आइसोसेस्मिक लाइन कहते हैं, जहां पे इंटेंसिटी सेम होती है, भूकंप की जो तीव्रता होती है वो सेम होती है, और उन पॉइंट बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन को कहते हैं कि आइसोसेस्मल लाइंस कहते हैं। तीसरा है एक्सपीरियंस द अर्थक्वेक फॉर द सेम ड्यूरेशन, तो उसको मतलब उन जहां वो उस प्लेस को कहते हैं कि जहां पर सेम ड्यूरेशन पाई जाती है अर्थक्वेक की, तो उसको जैसे 5 मिनट के लिए आया, ठीक है, और इस वाले प्लेस पे 5 मिनट आया, इस वाले 5 मिनट आया, इस वाले पे 5 मिनट आया, अब इन तीनों को मिला दो तो जो बनेगा आइसोसेस्मल लाइंस, ये कह रहे हैं ऐसा है। और चौथे में कह रहा है कि एक्सपेंसिंग द अर्थक्वेक एट द सेम टाइम पे, कह रहा है कि यहाँ पे सोचो 5 बजे आया था, और यहाँ पे मतलब 6 बजे आया था, यहाँ पे 6 o'clock आया था, यहाँ पे भी 6 o'clock आया। अगर इन लाइंस को मिला दिया जाए सेम टाइम पे अर्थक्वेक आया था, तो इन लाइनों को मिला देने पर जो एक लाइन बनती है, जो इन प्लेसेस को मिला देने पर एक जो लाइन ड्रॉ होती है, उसे आइसोसेस्मल लाइंस कहते हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो चलिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, ये हमने आपको समझा दिया। देखते हैं आइसोसेस्मल लाइन किन्हें कहते हैं। देखो, आइसोसेस्मल लाइन का मतलब होता है जब हम उन प्लेसेस को मिला दें, जब हम उन प्लेसेस को क्या करते हैं, उन प्लेसेस के पॉइंट्स को मिलाते हैं, जो क्या होते हैं, जहां पर इंटेंसिटी सेम होती है, उन्हें आइसोसेस्मल लाइंस कहते हैं। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, आंसर हमारा बन जाएगा जहां इंटेंसिटी सेम होती है, बी ऑप्शन बन जाएगा। फिलहाल बाकी और हम पोर्शन देख लें, जहां पर क्या होता, उन्हें होमोसेशनल सेसिमल लाइन कहते हैं, जहां पर सेम टाइम पे आए। जैसे 6 o'clock इस पॉइंट पे आया, 6 o'clock इस पॉइंट पे आया, 6 o'clock इस पॉइंट पे आया, इनको मिलाने, इन प्लेसेस को मिलाने पर जो लाइन ड्रॉ होती है उसको कहते हैं होमोसेस्मल लाइन। ठीक है। और सेम ड्यूरेशन पे होती है तो उसे क्या कहते हैं, पेलेस्टो पेलेस्टोसेसिमल रीजन, इसको कहते हैं। सेम ड्यूरेशन पे जिन प्लेसेस पे आती है उन्हें कहते हैं पेलेस्टोसेसिमल आपका प्लेस या रीजन जो भी होगा, उसको कहते हैं पैलेस्ट्रोसेस्मल रीजन। अब देखो, ए ऑप्शन तो किसी हाल में नहीं होगा, क्योंकि नो नहीं है। नो, अर्थक्वेक के ये सारे ही अर्थक्वेक जहाँ पे आते हैं उन लाइंस को ज्वाइन कहते हैं। ई फॉर इपी सेंटर होता है, जहाँ पे सरफेस पे सबसे पहले अर्थ वो आती है, 90 डिग्री होती है फोकस पे, ये आपका फोकस होता है, जिसे हाइपो सेंटर भी कहते हैं, हाइपो सेंटर भी कहते हैं। ठीक है। और जहां पे सबसे ऊपर परपेंडिकुलर पे आती है, सरफेस पे आती है, उसे ईपी सेंटर कहते हैं। ये आपका ईपी सेंटर हो गया, ई फॉर ईपी सेंटर। ठीक है। चलिए, अर्थक्वेक पे हमने देख लिया, बहुत बड़ा टॉपिक है, बाकी आप थोड़ा इस पे और देखिए अर्थक्वेक पे क्या है। हम इससे पहले भी डिस्कस कई बार कर चुके हैं अर्थक्वेक के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लूनार इक्लिप्स के बारे में, जिसे कहते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण, अब चंद्र ग्रहण क्या होता है उसके बारे में चलिए देखते हैं। चंद्र ग्रहण, तो पहला ऑप्शन दे रखा है व्हेन मून लाइंस, कह रहा है कि लूनार इक्लिप्स पड़ता है कि जब मून लाई करता है बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ और सन के बीच में जब मून आ जाता है तो कह रहा है लूनार इक्लिप्स पड़ता है। चलिए, दूसरा कहता है जब अर्थ लाई बिटवीन द सन एंड मून, सन और मून के बीच में आ जाती है तब पड़ता है। और तीसरे में सन लाई करता है बिटवीन द अर्थ एंड मून, सन अर्थ और मून के बीच में आ जाता है तब कह रहा है लूनार इक्लिप्स पड़ता है। तो चलिए,
तीन कंडीशन है, ठीक है। और चौथा मेथड ये है। तो लूनार इक्लिप्स कब पड़ता है, देखिए ये है लूनार इक्लिप्स, जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है और सन अर्थ की शैडो क्या होती है, मून पे ढक लेती है मून को, तो उस पे रेज नहीं पड़ पाती है, तब आपका पड़ता है लूनार इक्लिप्स। और जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, मतलब मून की शैडो, कुछ शैडो होती है वो अर्थ पे नहीं पड़ती है, अर्थ पे पड़ती है, मतलब ठीक है, तो ढक लेता है वो, वहां पे प्रकाश उतना नहीं आ पाता, उसको कहते हैं सोलर इक्लिप्स। तो ये वाली जो इमेज है ये आपकी सोलर इक्लिप्स की है, इक्लिप्स की है। ये आपकी लूनार इक्लिप्स की है, लूनार इक्लिप्स की है, ठीक है। अब देखो आंसर तो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया अर्थ। आपकी जब अर्थ लाई करती है बिटवीन सन एंड मून, सन और मून के बीच में जब आपकी अर्थ लाई करती है तो उसको लूनार इक्लिप्स बोलते हैं, ठीक है। ये हमने पोजीशन देख लिया। अब जो शैडो जोन होती है उसको उम्रा बोलते हैं, जहाँ पे सन रेज पड़ती हैं उसको प्री उम्रा बोलते हैं। ये चीज आप याद रखना, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये आपकी उम्रा हो गया शैडो जोन, और प्री उम्रा जहाँ पे सन रेज पड़ती हैं, लाइटें पड़ती हैं, उसको प्री उम्रा क्षेत्र बोलते हैं। तो चलिए लूनार इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया, बाकी आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो इसके बारे में और देखेंगे, फिलहाल तो चलिए पेंटागोनियन डिजर्ट के बारे में बात करते हैं। पेंटागोनियन डिजर्ट ये कह रहा है कहाँ पे मिलेगा, सेंट्रल अफ्रीका में मिलेगा, ईस्टर्न यूरोप में मिलेगा, सेंट्रल एशिया में मिलेगा, साउथ अमेरिका में मिलेगा। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, ये मैं बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पेंटागोनियन डिजर्ट के बारे में जानते हैं, पेंटागोनियन डिजर्ट कहाँ मिलेगा आपको, पेंटागोनियन डिजर्ट, चलिए एक बार मैप पे इसको देख लेते हैं पेंटागोनियन डिजर्ट। तो देखिए ये रहा प्यारा भारत, और प्यारे भारत से हम चलेंगे रेड सी को क्रॉस करते हुए, अफ्रीका को क्रॉस करते हुए और अटलांटिक ओशन को क्रॉस करते हुए, और थोड़ा सा जूम करेंगे और नीचे आएंगे हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे नीचे की तरफ बिल्कुल साउदर्न टिप पे जाएंगे तो ये आपको देश दिख रहा है एक अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की ये साउदर्न पार्ट में ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाले पोर्शन पे पड़ता है आपका पेंटागोनल डेजर्ट, ठीक है। तो चलिए ये कैसा कोल्ड डेजर्ट है, याद रखना। हम्म तो कहाँ मिलेगा, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मिलेगा, और नीचे मिलेगा ये कैसा है, एक कोल्ड डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट नहीं है, कोल्ड डेजर्ट है। तो ये आपका अर्जेंटीना में मिलता है। अब पेंटागोनल डेजर्ट के बारे में बात करें तो ये लार्जेस्ट डेजर्ट इन अर्जेंटीना है, लार्जेस्ट डेजर्ट इन अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। और ये वर्ल्ड का एट्थ लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, डेजर्ट इन द वर्ल्ड एरिया वाइज, ठीक है। पेंटागोनल डेजर्ट तो ये साउथ अमेरिका में मिलता है, यहाँ पे एक माउंटेनियन रेंज पाई जाएगी जिसका नाम है एडीज, एंडीज माउंटेन रेंज, ठीक है। ये माउंटेन रेंज है। तो पेंटागोनिया देख लिया आपने, ठीक है। बाकी लोकेशन देख लेना, ये आपका ब्राजील, ठीक है, कंट्री है। तो देखिए कहाँ पाया जाता है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सी, कौन सा सागर है, समुद्र है जो आपका नॉट कनेक्टेड विद द मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी से कनेक्ट नहीं है, कौन सा ओशियन है, एड्रियाटिक, आयनियन, बाल्टिक, ओशियन। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, फिलहाल तो हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। अब देखो ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये, और प्यारे भारत से थोड़ा वेस्ट की तरफ चलेंगे तो पर्शियन गल्फ आएगी, इधर थोड़ा रेड सी आएगा, अरेबियन पेनिनसुला आएगा, इसके बाद ये आ जाता है आपका मेडिटेरियन सी। अब मेडिटेरियन सी भी बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करें तो एजियन सी पड़ता है जो टर्की और ग्रीस के बीच में है, ठीक इसके इधर आएंगे तो ग्रीस और इटली के बीच में और भी कंट्री हैं, अल्बानिया है, मोंटेनेग्रो है आपका, ये सारी कंट्री हैं, क्रोशिया है और स्लोवेनिया है, ठीक है। इन सारी कंट्री से एक सी टच कर रहा है और उस सी का नाम है एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी से जस्ट इधर आएंगे तो आपको टायरन सी मिलेगा, इसके बाद आपको गल्फ ऑफ लायन मिलेगी, यहाँ पे आपको बैलरिक सी मिलेगा, और ये आपका यहाँ पे आपका आइनियन सी है, ठीक है। ये यहाँ पे आपका आइनियन सी मिलेगा। तो ये तो सारे किसका पार्ट है,
ये सारे मेडिटेरियन सी का पार्ट है। वहीं अगर हम थोड़ा ऊपर जाएं, ये देखो आइनियन सी है, एजियन सी का ही नीचे पार्ट है, आइनियन सी मिलेगा एड्रियाटिक सी के ऊपर। वहीं थोड़ा ऊपर जाएं तो आपको बाल्टिक नेशन तीन, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। ये आपको बाल्टिक सी मिलेगा जहाँ पे तीन बाल्टिक नेशन मिलेंगे, एस्टोनिया, लतविया एंड लातविया, लुथानिया। तो तीन बाल्टिक नेशन हो गए, एस्टोनिया, लतविया एंड लुथानिया। सबसे पहले एस्टोनिया, फिर लतविया, फिर लुथानिया आता है आपका। ठीक है, तो बाल्टिक नेशन हो गए। बाकी बाल्टिक सी किससे बॉन्डिंग से करता है? स्वीडन से करता है। ये आपको कंट्री स्वीडन मिलेगी। फिनलैंड से करता है, जहाँ पे गल्फ ऑफ वोशनिया मिलेगा आपको, स्वीडन और किसके बीच में? फिनलैंड के बीच में। ठीक है, तो ये बाल्टिक नेशन हो गया, ये बाल्टिक सी हो गया। और बाल्टिक सी से आपका रशिया भी बाउंड्री टच करता है हल्का सा। जी ये देखो, ये जो आपको जगह दिख रही है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है कलिंगार्ड। तो ये आपका बाल्टिक नेशन से, बाल्टिक सी से आपका पोलैंड भी बाउंड्री शेयर करता है, कलिंगार्ड भी करता है, रशिया का थोड़ा सा पार्ट है। तो ये हमने देख लिया मैप पे। अब बाकी हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या है? एड्रियाटिक सी है, आइनियन सी है, बाल्टिक सी है, एजियन सी है। बाल्टिक सी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट नहीं है, नॉट पूछा था आपसे। तो बाकी हमने मैप पे देख लिया। अब एक बार इनको देख लो, क्योंकि मेडिटेरियन सी के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? इनको वेस्ट टू ईस्ट लगाने को आ सकता है। आपको पूछ देगा वैलरिक, लिंगेरियन, टायरेंसी, एड्रियाटिक सी आएगा, फिर आपको आइनियन सी आएगा, एजियन सी आएगा, सी ऑफ क्रीक आएगा। ठीक है, ये ऐसे आपको लगाने को दे सकता। ब्लैक सी आएगा, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, ये ऐसे लगाने को देख सकता क्रॉनिकल ऑर्डर में। तो इस टाइप से आप देख लेना मेडिटेरियन सी किन किन देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे इसमें मेडिटेरियन सी में दो ही कंट्री, आइलैंड कंट्री, एक तो माल्टा हो गई, एक आपकी साइप्रस हो गई। साइप्रस टर्की का बहुत डिस्प्यूट चलता है। तो चलिए, आज हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए और जाना उनके बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो की जो लेक्चर की पीडीएफ है, वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, और इस वीडियो की लिंक भी आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और एक हमारा पॉलिटी का है, वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, एमसीक्यू बेस्ड। और तो चलिए, इसी नोट पे हम अपनी वीडियो को फिनिश करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।